बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर इसका क्षेत्रफल आप समझना चाहें तो पूरे विश्व में जितना भी ज़मीन वाला हिस्सा है उसका 30% हिस्सा तो केवल एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। और पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है ना, उसका लगभग 60% जनसंख्या केवल और केवल एशिया कॉन्टिनेंट में ही निवास करती है। ये मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट मेनली जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो हिस्सा है, उसी में स्थित है। ये एशिया कॉन्टिनेंट और ये यूरोप कॉन्टिनेंट, इन दोनों को अलग कौन कौन सी चीज़ें करती हैं वो देख लीजिए। ये यूराल माउंटेन रेंज है, ये इसको अलग करती है। और इसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, ये एक झील है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये अलग करती है। ब्लैक सी आप देख रहे हैं, तो ब्लैक सी भी अलग करती है, ये भी एक लेक है, झील ही है। और काकेशस माउंटेन रेंज, ये भी एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम करती है। इसके अलावा आगे हम जो स्ट्रेट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट आप देख रहे हैं, डार्डेनेल्स। डार्डेनेल्स जो वाटर स्ट्रेट है, ये भी एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करती है। और ऐसे ही एशिया और देख रहे हैं आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, इसको भी अलग करने का काम ये जो बेरिंग जल संधि है ना, बेरिंग स्ट्रेट, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये अलग करती है। और एशिया और ये इधर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख लीजिए, रेड सी और जो स्वेज जो नहर है, ये दोनों मिलकर एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल है वो समझ लेते हैं। इनका पॉलिटिकल मैप एक बार अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे समुद्र के बारे में, वहाँ कौन कौन सागर हैं, कौन कौन से स्ट्रेट हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंज हैं, कौन कौन से लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एशिया कॉन्टिनेंट में दो देश, या नाम याद रखिए, रशिया और टर्की। ये दो देश ऐसे हैं कि एशिया का भी पार्ट है और यूरोप में भी इसका कुछ हिस्सा है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है, चाइना और भारत, ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ते हैं। और इसके अलावा दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो देश है वो सिंगापुर है, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। पृथ्वी का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, आप जानते ही हैं। और लोएस्ट पॉइंट जो डेड सी है, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। आगे पढ़ेंगे, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम। एशिया में सबसे पहले जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है ना, उसको देखते हैं। इस सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, और ये पाँचों की पाँचों लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी है? कजाकिस्तान देख रहे हैं आप, किर्गिस्तान देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान देख रहे हैं, ताजिकिस्तान देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान देख रहे हैं। बात करते हैं कजाकिस्तान की। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी लैंडलॉक देश हैं, उनमें सबसे बड़ा लैंडलॉक देश यही है, कजाकिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान है। कैपिटल इसकी अस्ताना है। नूर सुल्तान भी इस कैपिटल को कहा गया है। पहले नूर सुल्तान भी कहा जाता था, हालांकि 2008 में जो कजाकिस्तान की संसद है ना, उन्होंने, वहाँ के एक राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर नूर सुल्तान कैपिटल का नाम रखा था, लेकिन बाद में अब इसे अस्ताना कहा जाता है। और कजाकिस्तान अभी करंट में न्यूज़ में भी रहा है। जो अजरबैजान एयरलाइंस की जो हवाई जहाज़ थी, वो क्रैश कजाकिस्तान में ही हुई थी। बात करते हैं, बगल में एक कंट्री है किर्गिस्तान, बिश्केक इसकी कैपिटल है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, लगभग 970 किलोमीटर का ये बॉर्डर है।
तो ये हमेशा यहाँ विवाद बना रहता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना, अभी 4 दिसंबर 2024 को एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में साइन हुआ है और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर विवाद रह रहा था वो लगभग अब समाप्त हो गया है। इसके बाद देख लें हैं, बगल में कंट्री है तुर्कमेनिस्तान है, अशगाबाद जो इसकी कैपिटल है। इसके बाद देख रहे हैं उज्बेकिस्तान ताशकंद इसकी कैपिटल है। उज्बेकिस्तान की खासियत ये है कि उज्बेकिस्तान जिन देशों से घिरा हुआ है वो खुद में एक लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है क्योंकि इसके चारों तरफ जो कंट्रीज़ इसको घेरे हुए हैं वो खुद में ही एक लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री आप समझ पा रहे हैं ना, कि मतलब जिस देश से डायरेक्ट आप समुद्र तक ना पहुंच सकें या समुद्र की सीमा जिस देश से ना लगती हो वो लैंडलॉक कंट्री कहलाती है। तो ये जो मैं सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सभी की सभी लैंडलॉक कंट्री हैं और उज्बेकिस्तान उसमें डबल लैंडलॉक कंट्रीज कहलाती है। ठीक है, और ताशकंद इसकी कैपिटल है। ताशकंद नाम सुनकर आपको याद आ जाना चाहिए कि भारत के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका देहांत ताशकंद में ही हुआ था। जब वो ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने गए थे 1966 में, तो वहाँ पे आए थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और भारत की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे। ये जो साइन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो 1965 का वार था उसको समाप्त करने के लिए ये ताशकंद डिक्लेरेशन किया गया था। ये साइन करने के कुछ ही घंटे बाद ये खबर आई कि रहस्यमय तरीके से जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका देहांत हो गया। पहली बार ये बताया गया कि हार्ट अटैक से इनका देहांत हुआ, लेकिन ये विवाद अभी तक बना हुआ है। मैं तब की बात बता रहा हूँ जब ये उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, यूएसएसआर का भाग हुआ करता था, इंडिपेंडेंट नहीं था तब। इसके बाद बात करते हैं तजाकिस्तान की, दुशानबे जिसकी कैपिटल है। ये भी 1991 तक यूएसएसआर का ही पार्ट था, 1991 में ये स्वतंत्र हुआ है। तो ये 5 कंट्रीज़ जो सेंट्रल एशिया की अपने दिमाग में रखिए, और किसकी सीमा किस देश के साथ लगती है मैप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद एशिया का जो पॉलिटिकल मैप उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अगर आप सीक्वेंस से देखना चाह रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए श्री अड्डा एप्लीकेशन, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। अभी मात्र प्राइस 179 में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स आपको मिल जाएगा विद 3D एनिमेशन।